तो शुरुआत बड़े बेसिक से करते हैं। यूपीएससी एमपीएससी बाद में देखेंगे, पहले बात करते हैं इस बात की कि देखो अपन देखा जाए एक लाइफ का सत्य है, इंसान का जन्म है तो इंसान का मृत्यु भी निश्चित है, राइट। जन्म से पहले अपन क्या थे और मृत्यु के बाद अपन कहाँ पे जाएंगे अपने को नहीं पता, अभी तक तो नहीं पता। आज जो है अपने हाथ में वो है अपना आज का जीवन, राइट। और ये जीवन हम कैसे बिताना चाहते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है अपने जीने का। अगर मैं थोड़ा सा आंसर इसको दे दूँ तो अपन चाहते हैं कि ये जितने भी अपन 100 साल जिए, 70 साल जिए, 80 साल जिए, जितना भी समय अपन जिए वो सुख के साथ जिए, हैप्पीनेस के साथ ही जीना चाहते हैं। कोई दुख भरी लाइफ जीना चाहता है क्या? हैप्पीनेस के साथ ही जीना चाहता है, राइट। यही अपना ऑब्जेक्टिव। तो मुझे बताओ, अगर अपने को जीवन में हैप्पीनेस चाहिए तो कैसे अपन अचीव कर पाएंगे हैप्पीनेस, कैसे अपन सुखमय जीवन बिता पाएंगे, क्या क्या चीज़ जरूरी है हमें सुखमय जीवन जीने के लिए? जस्ट आप आंसर करो, अपन इंटरएक्टिव सेशन ही है, ठीक है, बिल्कुल डरो मत। गलत आंसर रहा तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं। मैं कोई भी मतलब आपकी बुराई नहीं करूँगा कि ऐसा नॉनसेंस आंसर देते हैं, बिल्कुल नहीं। अप्रिशिएट करूँगा कि बाकी शांत है आपने बोला, ठीक है। तो क्या ज़रूरी है अपने को हैप्पी लाइफ जीने की? वेरी गुड, पैसा, राइट, एग्जैक्टली। पैसा सबसे पहले चाहिए, पैसा रहेगा तभी तो सब कुछ ख्वाहिशें पूरी हो पाएंगी। सब कुछ नहीं बोल सकते लेकिन बहुत सारी, ठीक है, पैसा। लेकिन क्या सिर्फ पैसा होने से अपन हैप्पी हो जाते हैं? श्योर। फिर क्या चीज़ है जो पैसे के अलावा और भी लगती है? पैसा तो चाहिए लेकिन उसके अलावा भी चाहिए। बोलो बोलो, उसको मत बताओ, मुझे बताओ, क्या बताओ आपने? मोहब्बत, अच्छा हाँ, वो भी है, प्यार मोहब्बत चाहिए, वाइफ से भी चाहिए, मम्मी पापा से भी चाहिए, मान सम्मान चाहिए, राइट। इनके पॉइंट के ऊपर आता हूँ। मोहब्बत, ठीक है ना, मोहब्बत एक तो अपना होता है लाइफ पार्टनर वाला मोहब्बत, वो तो है, लेकिन क्या सिर्फ लाइफ पार्टनर वाला मोहब्बत से काम हो जाता है क्या? और कौन चाहिए? किसकी मोहब्बत चाहिए? फैमिली की, फ्रेंड्स की, ठीक है ना। फ्रेंड्स नहीं रहे, अकेला रहे, अच्छा लगता है क्या उसको? नहीं लगता, ठीक है ना। पैसे के बाद अपने को चाहिए अपने रिलेटिव, ठीक है ना, जिनसे अपने को मोहब्बत मिलती है, प्यार मिलता है, केयर मिलती है, राइट। आप कितने भी पैसे वाले बन जाओ, अगर आप अकेले ही हो जिंदगी में तो कुछ अर्थ है उसके पैसे का? तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? एक अच्छा व्यवहार सीखना पड़ेगा, लोगों को बांध के रखना है, लोगों के साथ रिस्पेक्ट से रहना है। ये कौन सिखाता है अपने को? अपनी किताबें, स्कूल की किताबें। अपन अलग अलग किताबें पढ़ते हैं, स्टोरीज पढ़ते हैं, वो अपने को समझाते हैं किस तरह से लेडीज़ की रिस्पेक्ट करना है, मम्मी पापा के साथ अच्छा रहना है। अपना धर्म भी वही सिखाता है अपने को कि बड़ों की इज्जत करना है। ये दूसरा पार्ट है, मतलब अपने को क्या चाहिए? अपने रिलेटिव्स चाहिए, अपने फैमिली चाहिए। ये ज़रूरी है हमें सुखी लाइफ जीने के लिए, हैप्पी लाइफ जीने के लिए। पहला पैसा, दूसरा रिलेटिव। आप कुछ तो भी कह रहे थे, तीसरा पॉइंट और कोई और कुछ जरूरी है? रिलेटिव और पैसा हो गया, और कुछ चाहिए? रिस्पेक्ट बोला था शायद आपने, रिस्पेक्ट, मान सम्मान भी चाहिए ना, ठीक है ना। कोई है पैसे वाला है, वो ड्रग्स बेच रहा है, ठीक है ना, रिलेटिव भी है, उसकी पूरी फैमिली गैंगस्टर है, ठीक है ना, लेकिन समाज में इज्जत नहीं, चलेगा क्या? पैसा बहुत है, फैमिली भी बहुत बढ़िया है, लेकिन लोग जब देखते हैं तो ये 2 नंबर के काम करने वाले लोग। हैप्पी रहता है क्या वो पर्सन 2 नंबर का बोल के? वो तो चाहता है मैं कैसे नंबर 1 पे आऊँ, 2 नंबर पे चलता है क्या? रिस्पेक्ट चाहिए, बिल्कुल सही है। तीसरी चीज़ हो गई। इसके अलावा और कुछ चाहिए क्या? एजुकेशन चाहिए, क्योंकि अपन जॉब कर सके और अपने को अपने क्या बोल सकते हैं समाज में अच्छे से बिहेव कर सके, ये एजुकेशन सिखाता है, इसलिए एजुकेशन का महत्व है, ठीक है। तो एजुकेशन तो चाहिए इसी चीज़ों के लिए। और कुछ छूटा है? अच्छी जॉब तो वही हो गया ना, अच्छी जॉब की चाहिए अपने को, पैसों के लिए, पैसा मैंने ले लिया है। और कोई ऐसी चीज़ जो अपने को चाहिए लाइफ में? ईमानदारी इसलिए चाहिए ताकि हम हमारे फ्रेंड सर्कल को, अपने दोस्तों को बांध के सकें। तो मैंने कोर पॉइंट बता दिया अपने रिलेटिव, ठीक है ना, उसमें फिर ईमानदारी आ गई, जॉब आ गया, वगैरह वगैरह। और एक चीज़ है जो अपन मिस कर रहे हैं, ठीक है ना। अपना कैसा है ना, अपना माइंडसेट ऐसा बना कि अपन सिर्फ जॉब 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 ही करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें लाइफ में अपन भूल जाते हैं। जैसे रिस्पेक्ट कहा, समाज में ऐसे जियो, भले ही थोड़े कम पैसे रहेंगे, इज्जत होनी चाहिए ना। दूसरी चीज़, भले थोड़े कम पैसे लगे लेकिन अपने जो रिलेटिव है वो अपने साथ तो खड़े रहे, राइट। ये चीज़ मिस कर रहे हैं ना अपन लाइफ में। और एक चीज़ है जो अपन मिस कर रहे हैं,
कोई गेस कर सकता है? अच्छा इंसान होना, वही बात होगी, रिलेटिव अच्छे होंगे, पॉइंट बाई पॉइंट। मैं थोड़ा सा सिंपल कर दूँ, मान लीजिए आपके पास बहुत सारा पैसा है, बड़ा सा बंगला है, पूरी फैमिली आपके साथ रहती है, समाज में बहुत नाम है आपका, लेकिन आपको पैरालिसिस हो चुका है, बेड पे सोए पड़े, पैरालिसिस हो चुका है, ठीक है ना, हल डूब नहीं सकती, बस आके है, सुन सकते हो, बोल भी नहीं पा रहे, सुखी लाइफ है, पैसा है, रिलेटिव भी आजू बाजू में बैठे हैं, और रिस्पेक्ट भी है, पेपर में न्यूज़ चल रही कि देखो ये आदमी को लकवा मार रहा है, रिस्पेक्ट है, ठीक है। तो हैप्पी है क्या वो इंसान जो लकवा मार रहा है? उसके पास क्या मिसिंग है? हेल्थ, राइट ना। कितना भी पैसा हो, कितना भी रिलेटिव हो, कितना भी चीज़ हो, हेल्थ के बिना अधूरा है, ठीक है। हेल्थ अच्छी है लेकिन रिलेटिव में पैसा नहीं, वो भी अधूरा है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो अपने को लाइफ में चाहिए। हेल्थ अपन कैसे मेंटेन कर सकते हैं? अच्छी दिनचर्या रख के, व्यायाम करके, राइट। रिस्पेक्ट कैसे रख सकते हैं? सभी से अच्छा बिहेव करके, ठीक है। और अभी मैं आता हूँ, ये जो लाइफ के लिए सुखमय लाइफ बनाने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अपन ने शुरुआत में कहा, हेल्थ तो अपने हाथ में है, अपन कर सकते हैं। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर अपने को पैसे में क्या बोल सकते हैं, फाइनेंशियली अच्छा होना है और समाज में रिस्पेक्ट चाहिए, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जॉब, राइट। पैसा कहाँ से आता है? जॉब करेंगे तभी आएंगे ना, राइट। फिर जॉब के बहुत सारे आयाम हैं। जॉब में आप बिजनेसमैन बन सकते हो, गवर्नमेंट जॉब पे लग सकते हो, जॉब के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जॉब देखते हो तो आपके पास दो ही तरह के जॉब है, मेन कैटेगरी दो तरह की। कौन सी है दो तरह की कैटेगरी, आपको आइडिया है? प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। वेरी गुड, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। तो देखा जाए तो मेरे प्रेजेंटेशन के हिसाब से जॉब अपन क्यों करते हैं? तो पैसों के लिए, ठीक है, रेगुलर इनकम है इसलिए, और साथ साथ में एक सिक्योरिटी रहे अपने पास, रिस्पेक्ट रहे समाज में, वर्किंग कंडीशन अच्छी रहे, समाज में अपनी रिस्पेक्ट रहे। तो ब्रांड थोड़ा सा इसको और एक बार देखेंगे अपन, मैं वापस यहाँ पे आता हूँ। हाँ, तो वापस आ जाते हैं जॉब पे। सर ने जो कहा गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब, दो ही ऑप्शन है शुरुआत में, तो दो है, फिर उसमें क्या करना वो फिर अलग अलग ब्रांचेस है। तो अगर मैं आपको पूछूँ, आप में से कौन सा चूज़ करोगे इन दो पार्ट में से? गवर्नमेंट जॉब। कोई है प्राइवेट वाला? नहीं। क्या ऐसा बुरा है इसमें और क्या ऐसा अच्छा है आप इसमें जो आप गवर्नमेंट कर रहे हो? एक एक करके लेते हैं। पहला किसी ने लाइफ टाइम बोला था, राइट? हाँ, नहीं सही आंसर है, लाइफ टाइम बोला था। ओके, लाइफ टाइम का मतलब क्या है? और जिंदगी भर तो नहीं, रिटायर तो होना है। सर परमानेंटली जॉब रहती है। परमानेंटली का मतलब क्या है? रिटायरमेंट के बाद भी पैसा मिलता है। हाँ, रिटायरमेंट के बाद भी आपको पेंशन लग जाती है। तो क्या प्राइवेट में भी तो मैंने ले गया लोगों को काम करते हुए, वो भी जिंदगी भर कमा ही रहे, मरने के बाद भी पैसे मिलते हैं। वो तो प्राइवेट में भी मिलता है। स्ट्रगलिंग मोड बहुत ज़्यादा है सर प्राइवेट में। एक एक करके करते हैं। आपका क्या स्ट्रगलिंग मोड बहुत ज़्यादा है प्राइवेट में। स्ट्रगलिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इन द सेंस गवर्नमेंट में सिर्फ 8 आवर्स है, इधर देखा जाए तो 12 और अनगिनत है। मतलब आप कर रहे हो वर्किंग लाइफ। हाँ, वर्किंग स्ट्रगलिंग मोड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जॉब पाना वो अलग बात है, लेकिन वर्किंग अगर देखा जाए, सबसे पहला पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने रेज किया। पहला पॉइंट, अगर आप प्राइवेट में लगते हो ना तो आपके वर्किंग आवर लिमिटेड। अगर गवर्नमेंट जॉब में लगते हो तो जॉब कितने बजे शुरू होता है? 10:30 बजे। 10:30 11 बजे शुरू होता है और ख़त्म कितने बजे होता है? 6 बजे ख़त्म होता है। लेकिन वहीं पे आप अपनी दुकान डाल दो, कितने बजे स्टार्ट करना बेटर रहेगा? जितना जल्दी करो उतना अच्छा। सवेरे आ जाओ 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे, फिर दिन भर काम करो, फिर शाम को 6 बजे बंद करते हैं क्या शॉप? अरे अभी तो पीक टाइम आया है, चलो आगे, और 10 बजे बंद करते हैं क्या? अरे नया कस्टमर आ गया, चलो और बढ़ा देते हैं। चलता है वो लंबा, पूरा दिन जाए जॉब में। समय दे पाए क्या फैमिली को? हेल्थ को समय दे पाए क्या? एक्सरसाइज को? तो वर्किंग आवर जो होते हैं प्राइवेट में बहुत ज़्यादा होते हैं जनरली, ठीक है ना। हर जो प्राइवेट जॉब नहीं बोल सकते, लेकिन मैक्सिमम प्राइवेट जॉब में वर्किंग आवर ज़्यादा होते हैं। इसके वजह से गवर्नमेंट जॉब अच्छी होती है, एक कारण होगा। और कोई कारण? स्टेबिलिटी मतलब क्या? सिक्योर जॉब रहता है। देखो, वर्ड जो आप यूज़ कर रहे हो ना एग्जैक्टली राइट है, लेकिन क्या वो वर्ड का अर्थ अपने को समझ रहे हैं? मैं वो क्लियर कर रहा हूँ, ये पूछने का पर्पज, ठीक है ना। क्या बोल रहे थे?
सर सिक्योर रहती है जॉब, गवर्नमेंट जॉब। जैसे प्राइवेट जॉब में अगर कोई कंपनी में गया, अगर मान लो सपोज वो कंपनी डूब गई तो अपनी जॉब भी गई, हाँ। वैसे सेम गवर्नमेंट जॉब जो होती है वो सिक्योर रहती है अपनी, ऐसा है, उसका कुछ नहीं होने वाला है, वो तो अपने को जॉब रहेंगे। गवर्नमेंट जॉब अपनी सिक्योर होती है, अपने को कोई निकाल नहीं सकता। Yes. लेकिन ये वर्ड भी अपने आप में थोड़ा सा गलत नहीं लगता? अगर करप्शन करते हुए पकड़े गए तो निकाल सकते हैं कि नहीं? Yes. निकाल सकते, परमानेंट तो है नहीं। लेकिन एक एंगल से परमानेंट है। कौन सा एंगल से? अगर आपकी कोई गलती नहीं है, आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हो, तो आपको कोई नहीं हटा सकता। जैसे अपने तुकाराम मुंडे सर आपने देखा होगा, राइट? छाती ठोक के काम कर रहे थे, बिल्कुल कोई गलत काम कर नहीं रहे, ठीक है ना? करप्शन करते तो रहते क्या वो इस तरह से? नहीं, ठीक है। ईमानदारी से रहोगे तो आपको कोई हटा नहीं सकता। लेकिन प्राइवेट में आप हो सकता है, अगर आपका बॉस बुरा है, बॉस बुरा है और वो चाहता तो इसको रखना ही नहीं, तो कितना भी अच्छा काम कर लो, अगर उसने डिसाइड किया निकालना है, कोई रोकने वाला है उसको? श्योर, राइट? तो वो जो आप बोल रहे थे स्टेबिलिटी, परमानेंट, वो है जॉब की सिक्योरिटी। वर्ड जो आएंगे उसमें जॉब की सिक्योरिटी। आज कोरोना वायरस है, गवर्नमेंट ने कितने अपने एम्प्लॉय को कम किया है? घर बैठे पगार दे रहे हैं ना उनको, लेकिन प्राइवेट वाले निकाल दिए या फिर पेमेंट कम है, राइट? ये दूसरा काम है। और क्या फ़र्क है? एक पहला आंसर लिया अपन ने, फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा है गवर्नमेंट एज कम्पेयर टू प्राइवेट। हाँ, पहले एक ले लेते हैं वर्किंग आवर। पहला पॉइंट अपन ने देखा गवर्नमेंट के फेवर में। दूसरा पॉइंट कौन सा देखा? स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट फैसिलिटी कह रहे हैं। फैसिलिटी के कंटेक्स में दोनों इक्वल है। जब आप अच्छे प्राइवेट जॉब में लगते हो ना, तो गवर्नमेंट भी क्या प्रोवाइड करेगा उतना प्राइवेट प्रोवाइड कर देता है, लेकिन एक लेवल पे, ठीक है ना, नीचे लेवल पे। तो ये पॉइंट मैं थोड़ा सा कट कर दूँगा, तो थोड़ा साइड में। और क्या है? वर्किंग आवर हो गया, स्टेबिलिटी हो गया, और पेमेंट अच्छा होता है क्या गवर्नमेंट जॉब में? होता है ना? प्राइवेट से अच्छा होता है? एक जगह पे तो होता ही है। बहुत कम लोग होते हैं प्राइवेट में जो बहुत अच्छा कमाते हैं, लेकिन मैक्सिमम पॉपुलेशन प्राइवेट जॉब की कम पेमेंट पे काम करती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बोलूँ, कोई अगर किसी प्राइवेट कंपनी में प्यून है तो उसको पगार कितना होगा, और कोई गवर्नमेंट में प्यून है तो कितना पगार होगा? गवर्नमेंट के प्यून को कितना पगार होता होगा? अराउंड 25,000। और अगर प्राइवेट में वही प्यून सेम काम कर रहा है, कितना पगार रहेगा उसका? 10,000 बहुत हो गया, लेकिन 10,000 तक वो जा सकता है। क्यों? ऐसा काम कुछ अलग कर रहा है क्या? वो उसको कम काम मिल रहा है क्या? कम घंटे काम कर रहा है क्या? उल्टा वो काम भी ज़्यादा करेगा, वर्किंग टाइम भी ज़्यादा रहेगा, फिर भी पेमेंट नहीं होता है। ठीक है, और कुछ बता सकते हैं अपन? यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, पैसा है, रेगुलर इनकम है, जॉब की सिक्योरिटी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात गवर्नमेंट जॉब की रिस्पेक्ट। समाज में रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। कभी भी आप आपके सोसाइटी का फंक्शन हो, जो गवर्नमेंट जॉब पे होगा ना आपकी सोसाइटी में, उसको पहले आगे करते हैं। कोई किसी भी बागडोर संभालनी है तो गवर्नमेंट जॉब वाले को आगे करते हैं। देखना, उस दिन मैं थोड़ा सा क्लासरूम सर्च कर रहा था तो एक मस्जिद में गया, तो मस्जिद के जो अध्यक्ष थे वो रेलवे में काम करते थे, इसलिए वो अध्यक्ष थे। ठीक है, मतलब वो समाज में प्रायोरिटी मिलती है। आप रूम ढूंढने जाओ ना, शादी रूम, अगर फैमिली है आपकी, रूम ढूंढने जाओ तो जो घर मालक होता है वो क्या बोलता है? अगर आप गवर्नमेंट जॉब पे होंगे तो हम देते हैं। आपने देखा है कि ऐसा ऑब्जर्व किया है? चलो वो छोड़ो, एक कॉमन सा एग्जाम्पल है। अगर कोई लड़का या लड़की शादी करने के लिए रिश्ता ढूंढता है तो गवर्नमेंट जॉब वाले को ज़्यादा ऑफर मिलते हैं कि प्राइवेट वालों को? ये बताता है सोसाइटी की टेंडेंसी, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब वाले को ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये एडवांटेज होता है अपने। तीसरा, वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन मतलब सभी फैसिलिटी रहती है, उनका ब्रेक टाइम बराबर होता है, सब कुछ बराबर होता है। यहाँ पे प्राइवेट वाला काम करते करते ही खाना खा लेता है, कैसे भी कर लेता है एडजस्ट, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर वर्किंग कंडीशन होती है। साथ में जैसा अपन ने पहला पॉइंट डिसाइड किए थे कि वर्किंग आवर लिमिटेड होते हैं, सवेरे जाना है, शाम को आना है, सोशल लाइफ मिलती है। आप शादी ब्याह सभी तरह के फंक्शन आप कर सकते हो, लेकिन प्राइवेट जॉब में वो वर्किंग आवर्स होते हैं, बहुत कम होते हैं। ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट, ब्रांड। गवर्नमेंट जॉब में आपको ब्रांड मिलता है। कैसा ब्रांड? तो ये वाला सिंबल आपके साथ आ जाता है। मैं भारत सरकार के लिए काम कर रहा हूँ, मैं महाराष्ट्र शासन के लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट है।
जैसे मैं उदाहरण के लिए, आपको पता है आपके एरिया में बहुत सारे आईटी इंजीनियर्स होंगे, प्रोग्रामिंग जिनको आती है। एक आईटी पार्क नागपुर में काम कर रहा है कोई तो भी नई स्टार्टअप में, ठीक है, पगार उसको मान लो 50,000 है, ठीक है, वो बताता है आपको कि मैं इस आईटी इंडस्ट्री में काम करता हूँ, ठीक है, वो बता दिया। और इमेजिन करो सेम लेवल का पगार के साथ एक गूगल का एम्प्लॉय है, 50,000 ही कमा रहा है, सेम वर्किंग आवर, सेम काम की कंडीशन। तो बताओ दोनों जब खड़े रहेंगे वो बोलेंगे मैं गूगल में काम कर रहा हूँ, तो किसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करोगे आप? गूगल वाले की। मैं फेसबुक में काम कर रहा हूँ, मैं गूगल में काम कर रहा हूँ। तो ये ब्रांड आपको मिल जाता है यहाँ, ठीक है ना, भारत सरकार का ब्रांड, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलो यहाँ पे मैंने आपका एक डाउट तो क्लियर कर लिया, गवर्नमेंट जॉब क्यों, ठीक है, आपको भी वैसे क्लियर ही होगा, लेकिन मैंने अभी आपको डिफाइन करके दिया गवर्नमेंट जॉब ही क्यों, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट पे ये है कि गवर्नमेंट के जॉब में होती है 4 कैटेगरी, ठीक है ना। उस 4 कैटेगरी में से अपने को कौन सी कैटेगरी में जाना है वो अपने को डिसाइड करना है। 4 कैटेगरी को पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर, क्लास 3 ऑफिसर और क्लास 4, ठीक है। ऑफिसर सबके सामने नहीं होते, क्लास 1 और क्लास 2 जनरली ऑफिसर होते हैं, फिर क्लास 3, क्लास 4, ठीक है। क्लास 4 जैसे आप सभी स्कूल गए हो, स्कूल का अगर आप ऑर्गेनाइजेशन देखो तो आपको भी वहाँ पे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 दिखेगा। अगर मैं बोलूँ स्कूल में कौन क्लास 4 वाला काम करता है? चपरासी, राइट। प्यून जो होता है वो क्लास 4 अधिकारी होता है। क्लास 3 वाला कौन काम करता है? क्लर्क, वेरी गुड। क्लर्क जो होता है ना, जो अपना एडमिशन फॉर्म देता है या रोल नंबर डिसाइड करता है वगैरह वगैरह, जो भी क्लरिकल काम होता है वो क्लास 3। क्लास 2 वाला कौन होता है? टीचर। क्लास 2 होता है टीचर। और क्लास 1 कौन होगा? वेरी गुड, प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट में ये 4 एंट्री पॉइंट है, ठीक है ना। आपने बहुत बार सुना होगा रेलवे की ग्रुप डी के फॉर्म निकले, भर डालो, 10वीं 12वीं बेसिस पे ही होते हैं ना। तो वो ग्रुप डी मतलब आप क्या करने वाले हो वहाँ पे? रेलवे में जाके कौन सा काम करने वाले हो? चपरासी, ठीक है ना। फिर रेलवे की एनटीपीसी एग्जाम आती है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर पोस्ट समथिंग। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन आपने सुना होगा, ठीक है ना। ये रेलवे, एसएससी, ये कौन से पोस्ट के लिए काम करती है पता है? क्लास 3 और कभी कभी क्लास 2, मैक्सिमम क्लास 3 और फिर थोड़ा बहुत क्लास 2। ये रेलवे और एसएससी करती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, नाम सुने होंगे आपने होप से, ठीक है। और फिर क्लास 1 के लिए कौन काम करता है? क्लास 1 ऑफिसर बनाने के लिए, तो वो करता है यूपीएससी, ठीक है ना। एडवांटेज देखो, आप इमेजिन करो खुद को कि आप सीधा प्रिंसिपल बन रहे हो, टीचर नहीं, कुछ नहीं, सीधा प्रिंसिपल। सही रहेगा ना वो आपके हिसाब से? ठीक है, सीधा नहीं बनाएंगे वो, पहले आपको डेप्यूटी प्रिंसिपल बनाएंगे, अनुभव आने के बाद प्रिंसिपल बनाएंगे, लेकिन सीधा आप बॉस के पोजीशन पे। किसके थ्रू? तो इस एग्जाम के थ्रू, यूपीएससी के थ्रू, ठीक है। तो आपको चूज करना है कि मेरे को लाइफ में करना क्या है। क्लास 1 ऑफिसर बनना है, क्लास 2 बनना है, क्लास 3 बनना है, क्लास 4 बनना है, क्योंकि चारों का सिलेबस अलग अलग है। जब आप क्लास 1 के लिए पढ़ोगे ना, थोड़ी हेवी मेहनत रहेगी, माइंड आपका डेवलप करेंगे। लेकिन आप थोड़ा सा नीचे लेवल के लिए जाओगे ना, तो आपकी बॉडी डेवलप करेंगे। जैसे पुलिस भर्ती में अगर आईपीएस बनना है तो यूपीएससी में पढ़ाई करो, लेकिन अगर सिपाही बनना है तो ग्राउंड में दौड़ लगाओ। पॉइंट समझ में? तो इस तरह से फ़र्क होता है। तो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि मेरे को क्लास 1 क्लास 2 बनना है या क्लास 3 क्लास 4 बनना है। इस तरह से आपको चूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको क्लास 1 और कुछ क्लास 2 की पोस्ट चाहिए तो यूपीएससी, और साथ साथ में एमपीएससी, ठीक है। यूपीएससी एमपीएससी में फ़र्क क्या है, मैं आपको वो बता देता हूँ पहले। जैसे अपना ये देश है, ठीक है। अपना देश जब बना ना तो बहुत बड़ा देश है, ठीक है ना। यहाँ से लेके तो यहाँ तक का डिस्टेंस पता है आपको कितना? एनी गेस? 3000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, ठीक है ना। बहुत बड़ा देश है। अपन जाते रहे, चलते रहे। इतना बड़ा देश चलाने के लिए, एक साथ चलाने के लिए अपन ने बनाया केंद्र सरकार, पूरे देश को संभालने के लिए। लेकिन फिर बाकी के लोग बोल रहे थे हम मराठी लोग हैं, हम बंगाली लोग हैं, हम बिहारी लोग हैं, हम केरला वाले लोग हैं, हमारे कुछ अलग कल्चर है, हमारे सोचने का तरीका अलग है, हमें थोड़ी सी ऑटोनॉमी दो, ऐसा उनका कहना था। एक जैसा ही मत बिहेव करो सबके साथ। तो अपन ने संविधान बनाते वक्त क्या किया ना, प्रांत के हिसाब से, लोगों के कल्चर के हिसाब से अपन ने भारत के छोटे छोटे अंग किए, ताकि गवर्नेंस अच्छे से हो, लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिल सके। मराठी बोलने के लिए महाराष्ट्र बोल दिया, केरला, पश्चिम बंगाल, इस तरह से कर दिया। और इनको केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में काम बांट दिया कि दोनों आपस में झगड़े ना, मैं भी ये करूँगा, मैं भी ये करूँगा, ऐसा ना। तो
तो अपन ने केंद्र सरकार को कहा तुम रेलवे चलाओ, ठीक है ना, और राज्य सरकार क्या चलाती है? बस। केंद्र सरकार को कहा तुम आर्मी संभालो, राज्य सरकार क्या संभालती है? पुलिस, ठीक है ना। तो ये फर्क है, दोनों के काम बटे हुए, ठीक है ना। तो आपको केंद्र सरकार के लिए अगर काम करना है तो यूपीएससी, लेकिन केंद्र सरकार में भी क्लास 1 ऑफिसर की, ठीक है, और राज्य सरकार में काम करना है तो फिर एमपीएस। ये जो राज्य सरकार है ना अपनी, मतलब और सिंपल कर दो इसको, तो प्रधानमंत्री के अंडर में काम करना है तो यूपीएससी, और मुख्यमंत्री के अंडर में काम करना है तो एमपीएस। ये दोनों ही फर्क है इसमें। फिर अगर अपन सिलेबस की बात करें तो लगभग दोनों सेम है। कैसे है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है, डिटेल में। तो एमपीएससी यूपीएससी का फ़र्क आपको शायद थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। अभी आ जाते हैं वापस अपने मुद्दे से। तो अपन ने बात की हमें क्लास 1 ऑफिसर बनना है और उसके लिए देना है यूपीएससी। लेकिन यूपीएससी को कहा है भारत सरकार ने कि हमें देखो सोल्जर चाहिए, हमें डॉक्टर चाहिए, हमें इंजीनियर चाहिए। तो यूपीएससी क्या करती है ना, साल में 150 एग्जाम लेती है, 150 से भी ज़्यादा लेती है। सोल्जर के लिए कौन सी लेती है? आपने 10वीं में सुना है क्या? एनडी की परीक्षा देते लोग, कौन कंडक्ट कराता है? यूपीएससी। सीडीएस की परीक्षा होती है, कौन कंडक्ट कराता है? यूपीएससी। मेडिकल की परीक्षा, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, जिन्होंने इंजीनियरिंग किया होगा उनको पता होगा इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज होती है, वो कौन कंडक्ट कराता है? यूपीएससी। यूपीएससी एक संस्था का नाम है जो परीक्षा लेती है। लेकिन अपने को बनना है अगर कलेक्टर, अपने को बनना है आईपीएस, तो उसके लिए जो परीक्षा लेती है यूपीएससी, उसका एक स्पेसिफिक नाम है। कोई बता सकता है उसका नाम कौन सा है जिससे अपन कलेक्टर या आईपीएस बन सकते हैं? आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बन सकते हैं? नहीं, उसका नाम है यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा, ठीक है। आपको अगर कलेक्टर बनना है, आईपीएस बनना है, तो क्या बोलना पड़ेगा? यूपीएससी की मैं सिविल सर्विस की परीक्षा कर रहा हूँ। सिर्फ यूपीएससी बोलोगे तो काम नहीं होगा। वो समझेगा तुम एनडीए कर रहे हो, वो समझेगा तुम इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। आप कर रहे हो यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी, ठीक है। ये परीक्षा साल में एक बार पक्के में होती है, ठीक है। कोरोना वायरस के बीच में भी एग्जाम हुई, आपको पता होगा ना, यूपीएससी की एग्जाम हुई कोरोना वायरस के बीच में। हर साल होती ही होती है, हर साल लगभग 1000 के आसपास वैकेंसी रहती है, थोड़ी कम होती है कभी ज़्यादा होती है, 1000 जगह हर साल निकलता है। ये परीक्षा जब भी होती है ना, इसमें एक परीक्षा में सिर्फ ऐसा नहीं है, जनरली अपना कंसेप्शन कैसा होता है, ये परीक्षा दे दी आईएएस बन गया। ये परीक्षा सिर्फ आईएएस ऑफिसर के लिए नहीं, तो ये 24 तरह के अलग अलग ऑफिसर हैं, इनके लिए एक साथ एक ही परीक्षा होती है। जो 1000 जगह कहा ना मैंने, वो सबकी टोटल मिला के, जैसे आईएएस के लिए निकलेंगी 15 जगह, 20 जगह, आईपीएस के लिए निकलेंगी 10 जगह, इसके लिए निकलेंगी 100 जगह, इसके लिए निकलेंगी 50 जगह, ऐसे पूरे मिला के बनते हैं वो 1000। तो फिर कौन बनेगा सर आईएएस पास होने के बाद? तो जिसको रैंक 1 है, अपन कॉलेज कैसे सिलेक्ट करते हैं? अपने परसेंटेज लगने के बाद सबसे बढ़िया कॉलेज सबसे कम परसेंट वालों को मिलता है क्या? सबसे बढ़िया कॉलेज जो पहला आता है उसको मिलता है। तो जो पहला आता है ना पूरे परीक्षा में, वो फिर चूज़ करता है आईएएस, उसके बाद वाला आईएफएस, आईपीएस, इस तरह से ये बढ़ते जाता है। अगर आपको आईएएस बनना है, तुकाराम मुंडे सर जैसा बनना है, तो आपको ये वाली डेजिग्नेशन लेनी पड़ेगी, और ये वाली डेजिग्नेशन के लिए आपको टॉप 100 में या टॉप 50 में आना पड़ेगा। 1000 में तो आना ही है, लिस्ट में तो आना ही है, ठीक है, और टॉपर में भी आना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्चुअली ये लिस्ट बनती कैसे है, मार्क्स कितने रहते हैं वगैरह वगैरह, इस पर अभी आते हैं, ठीक है। पोस्ट आइडिया आ गया आपको। अगर जैसे इसकी फेमस पोस्ट कौन सी है? आईएएस, आईपीएस, अकाउंट सर्विसेज है, आईआरएस आपने सुना होगा, इनकम टैक्स ऑफिसर, ये भी यहाँ पे बनते हैं। रेलवे सर्विसेज में आपने डीआरएम, ठीक है ना, वो वाले भी रेलवे सर्विसेज यहाँ पे क्लास 1 की, रेलवे क्लास 2 क्लास 3 की खुद से लेता है, ठीक है। तो चलो वापस आ जाते हैं। इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। एक एग्जाम एक साल में होती है, 24 तरह की पोस्ट रहती है, हर साल नंबर वैरी होते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं आपको और क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे आपको मैंने प्रिंसिपल का तो एग्जाम्पल दे दिया, क्लास के टीचर, प्रिंसिपल, प्यून, क्लर्क, लेकिन और रियल लाइफ का एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे पुलिस में बहुत लोगों की इच्छा होती है पुलिस ऑफिसर बनने की, ठीक है ना। तो पुलिस में अगर अपन ऑर्गेनाइजेशन देखें, पुलिस स्ट्रक्चर देखें, तो सबसे नीचे की पोस्ट कौन सी होती है? पुलिस कांस्टेबल, जिसको अपन कहते हैं मराठी में पुलिस सिपाही, ठीक है। पुलिस सिपाही के ऊपर कौन होता है? पुलिस नायक, ठीक है। पुलिस नायक के ऊपर होता है अपना हेड कांस्टेबल के ऊपर कौन होता है? एपीएसआई, मतलब असिस्टेंट, हाँ बोलो, सहायक पुलिस, या फिर आपने पीएसआई सुना होगा ना, पीएसआई को मदद करने के लिए उसके नीचे जो होता है वो होता है एपीएसआई। उसके ऊपर कौन रहेगा? ऑब्वियसली पुलिस सब इंस्पेक्टर,
और उसके ऊपर कौन होता है? सहायक पुलिस निरीक्षक। मतलब सहायक मतलब इसके ऊपर कौन रहेगा? मेन पुलिस, हाँ PI। ठीक है, ये PI क्लिक हो रहा है क्या? कौन है? इमेजिन कर पा रहे हो? PI का भी देखा आपने? वेरी गुड, थाना इंचार्ज। आपका कौन से थाने में आता है रीजन? यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन। अगर आप उस पुलिस स्टेशन में जाओगे और बोलोगे मेरे को सबसे बड़े ऑफिसर से मिलना है, क्या बोलोगे? यशोधरा नगर के पुलिस स्टेशन में सबसे बड़े ऑफिसर से मिलना है, तो वो कौन रहेगा? ये रहेगा पुलिस निरीक्षक या फिर PI। आइडिया क्लियर है? Yes. और उस थाने के अंदर में रहेगा API PSI। मतलब PI के बाद आता है PSI दोनों। API थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, असिस्टेंट है वो। PSI फिर उसके नीचे रहेंगे हवलदार, उसके नीचे रहेंगे हवलदार। मतलब पूरे यशोधरा नगर को कंट्रोल करने के लिए रहेगा एक पुलिस ऑफिसर, उसको असिस्ट करने के लिए रहेंगे 5 PSI, उसको असिस्ट करने के लिए एक PSI के नीचे फिर रहेंगे बहुत सारे हवलदार, उसके हवलदार के नीचे बहुत सारे रहेंगे सिपाही। इस तरह से वो बढ़ते जाता है नीचे लेवल पे, और ऊपर के लेवल पे थोड़ा कम होते जाता है। ऑफिसर एक ही रहेंगे। फिर PI के भी ऊपर जाना है। अभी यशोधरा नगर हो गया, नागपुर डिस्ट्रिक्ट को संभालना है, तो ठीक है ना? तो देख, कोई डाउट? ठीक है, PI का ही सीनियर PI होता है, वो भी उसी थाने में रहता है। उसके ऊपर चलते हैं। एक पोस्ट होती है DYSP SAP की, फिर होती है एडिशनल SP की, और फिर होती है SP की। ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा सीधा जंप कर रहा हूँ। PI के ऊपर से अपन आ रहे हैं, उसके ऊपर कौन होता है? DYSP। नाम सुना है ना बहुत बार, DYSP। ठीक है, फिर एडिशनल SP, फिर SP, मेन SP। ठीक है ना? SP का ही ब्रांच बना, एडिशनल, फिर स्पेशल। ये मतलब इसके जूनियर रहेंगे। ठीक है, फिर आता है DIG। आपने सुना होगा ना DIG? ठीक है, फिर आता है IG। ठीक है ना? IG सुना होगा ना, इंस्पेक्टर जनरल। ठीक है, और फिर सबसे मेन पूरे महाराष्ट्र पुलिस, जैसे मैंने कहा ना, पुलिस किसका होता है? राज्य का होता है, और राज्य का हेड मतलब महाराष्ट्र का। भारत का पुलिस नहीं होता वो। ठीक है ना? भारत की होती है आर्मी, महाराष्ट्र का होता है पुलिस। महाराष्ट्र पुलिस का सबसे बड़ा बॉस अगर आपको जानना हो तो वो कौन जानना पड़ेगा आपको? DGP मतलब सबसे बड़ा ऑफिसर, इससे बड़ा कोई नहीं। ये जो बोलेगा वो पुलिस में। ठीक है, वापस आ जाते हैं अपन स्ट्रक्चर पे। अगर किसी की इच्छा हो इसमें जाने की, ठीक है ना, मैं आपको क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 समझाने वाला हूँ। अगर आपकी इच्छा हो जाने की तो आपको यहाँ पे सिर्फ 4 एंट्री पॉइंट है। ये जो देखा ना, 1st 2nd 3rd 4th 5 6 सीधा DGP कोई नहीं बनता। ठीक है, कहाँ पे जा सकते हैं अपन? सीधी एंट्री कहाँ पे? तो पहली एंट्री है, सबसे पहले तो ये पुलिस सिपाही। अभी सुना होगा ना आपने, पुलिस भर्ती आने वाली है, पुलिस भर्ती आने वाली है, 12,000 जगह निकलने वाली है, वो ये वाली एंट्री पॉइंट। इसमें क्या रहेगा? आपको रनिंग करनी है, ठीक है, वगैरह वगैरह वो चीज़ें रहेंगी, थोड़ी बहुत रिटर्न भी एग्जाम रहेगी। फिर इसके बाद ये वाली डायरेक्ट एंट्री नहीं है, ये भी डायरेक्ट एंट्री नहीं है, ये भी डायरेक्ट एंट्री नहीं है। ये तीनों जो है ना, यही पुलिस सिपाही प्रमोट होता है। जैसे जैसे उसका अनुभव बढ़ता है ना, वैसे वैसे वो ऊपर जाता है। बस यहाँ पे आप आ सकते हैं। ये पहला एंट्री पॉइंट हो गया आपके लिए। दूसरा एंट्री पॉइंट सीधा PSI। और ये PSI की परीक्षा कौन लेती है? MPSC लेती है। ठीक है, ये क्लास 2 ऑफिसर की पोस्ट है, क्लास 2। ये क्लास 3 हो गया। ठीक है, क्लास 2। ओके, ये दूसरा एंट्री पॉइंट है MPSC द्वारा। फिर ऊपर चलते हैं। ये नहीं, इधर नहीं, इधर भी नहीं। ये कौन जाएगा? यही प्रमोट होगा आदमी, जो PSI है ना, वही प्रमोट होगा और ऊपर जाएगा। और फिर उसके ऊपर भी चलते हैं तो ये आता है DYSP। यहाँ पे आपको डायरेक्ट एंट्री पॉइंट। और ये भी परीक्षा कौन लेता है पता है? MPSC। पॉइंट टू बी नोटेड, MPSC 2 पुलिस की परीक्षा लेता है। एक क्लास 2 के लिए PSI STI ASO करके, और क्लास 1 के लिए लेता है MPSC, नाम पता है? राज्य सेवा। इंग्लिश में बोलते हैं उसको स्टेट सर्विस। अगर MPSC स्टेट सर्विस पास होते हो आप अच्छे रैंक के साथ, तो आप सीधा बन जाते हो DYSP। मतलब आपके नीचे कौन आएंगे पता है? ये सभी सीधा बिना अनुभव के सीधा आप जंप कर रहे हो, उनके बॉस। आप 18-20 साल के रहेंगे, 50 साल का कांस्टेबल आपको सल्यूट करेगा। मतलब ऐसा होता है, और होता आ भी रहा है। ठीक है ना, सीधा आप बनोगे क्या? DYSP, अगर MPSC राज्य सेवा पास करते। फिर UPSC पास करके कहाँ पे जाएंगे? तो UPSC पास करके अपन जाएंगे यहाँ, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SP। ठीक है, डिपेंड करता है, कोई रीज़न बड़ा रहा तो आपको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, कोई रीज़न छोटा रहा। जैसे देखो, मुंबई शहर एक बड़ा शहर है, वर्धा शहर ये छोटा शहर है, तो उसमें हो सकता है SP रहे, ACP रहे, वगैरह वगैरह, थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस है। मैं टेंटेटिवली आपको बता रहा हूँ, आप सीधा हो जाओगे यहाँ पे। ठीक है, जो IPS आप सुनते हो ना, IPS नाम की कोई भी पोस्ट दिख रही है क्या यहाँ पे? वो IPS मतलब है SP।
ये पूरा जिला संभालेंगे। यशोधरानगर पुलिस वाला सिर्फ यशोधरानगर थाना संभालेगा, लेकिन पूरा जिला संभालने वाला कौन रहेगा? एसपी। ठीक है, फिर इसके ऊपर कोई एंट्री नहीं है। ये सभी जाएंगे कौन होके? प्रमोट होके। ये सभी प्रमोट होके जाएंगे। डीजीपी कोई भी डायरेक्टली नहीं बन सकता, बनने भी देंगे क्या अपन डायरेक्टली? मतलब गलत हो जाएगा ना, वो अनुभव के साथ जाएंगे। लेकिन बड़े से बड़ा ऑफिसर यहाँ पे बनता है, इसके नीचे पूरा आ जाएगा, पूरा नागपुर जिला आपके हाथ में। ठीक है, इस तरह से। लेकिन ऑब्वियसली इतने बड़ी पोस्ट पे जाना है तो दिमाग भी उतना होना चाहिए ना अपना स्ट्रॉन्ग। अपने को भारत का पूरा इतिहास पता होना चाहिए, भारत की पूरी ज्योग्राफी पता होनी चाहिए, भारत का संविधान क्या है वो पता होना चाहिए। वो सब कुछ अपने को पढ़ना पड़ेगा ये पोस्ट पे जाने से पहले। तो पहला पॉइंट ये मैं इसलिए बताया था, 4 एंट्री पॉइंट क्लियर हुए क्या पुलिस डिपार्टमेंट के? पहला कौन सा है? पुलिस सिपाही वाला। ठीक है, दूसरा तीसरा डीवाईएसपी और चौथा एसपी। कैसे बन सकते हो आप? कौन सी परीक्षा देके? एसपी कैसे बन सकते हो आप? यूपीएससी बोल के काम चलेगा क्या? सिविल सर्विस। और डीवाईएसपी कैसे बन सकते हो? एमपीएससी राज्य सेवा स्टेट सर्विस। पीएसआई कैसे बन सकते हो? एमपीएससी की पीएसआई। और सिपाही कैसे बन सकते हो? तो इसका डिपार्टमेंट चेंज होता रहेगा। कभी हो सकता है एमपीएस को ही बोले आप ही कंडक्ट करा दो, या कभी कभी महापरीक्षा बना देते हैं, या कोई अलग अलग बोर्ड टाइम टू टाइम बनता है। अभी 4 साल बाद फिर से आने वाली है पुलिस भर्ती, तो देखिएगा कौन कंडक्ट करता है। क्लियर है सबको? अभी ये आपको डिसाइड करना है कहाँ पर लोकेटेड है। अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ ना, मैं इसके बारे में और इसके बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है ना, ये दोनों के बारे में नहीं, पीएसआई और इसके बारे में नहीं। मैं थोड़ा सा आपको बड़े खाम दिखाने वाला हूँ, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और डीवाईएसपी, और किस तरह से आप उसको अचीव कर सकते हो ये भी मैं बताऊँगा। ठीक है, पूरा अभी अपन एग्जाम का पैटर्न समझेंगे कि कैसे रहती है यूपीएससी परीक्षा, कैसे होती है। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं। तो यूपीएससी की परीक्षा जैसे सर ने कहा था शुरुआत में ही कि 3 स्टेजेस में होती है, प्रिलिमिनरी परीक्षा, मेंस परीक्षा और इंटरव्यू। ठीक है, ये प्रिलिमिनरी परीक्षा 400 मार्क की होती है, लेकिन मैंने 400 मार्क वहाँ पर लिखा नहीं है। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि अभी आपका वो लेवल आने का है। अभी तो आपको थोड़ा ओवरव्यू देना है, तो मैं ओवरव्यू के हिसाब से आपको बताता हूँ। लेकिन फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो ना, सर मुझे ये बताओ, मुझे जानना है, तो पूछ लेना, मैं बता दूँगा। ठीक है, लेकिन एक नए स्टूडेंट के हिसाब से आपको कितनी जानकारी मिलनी चाहिए उस हिसाब से मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं डिटेल में भी बताऊँ और आपको कुछ समझे ना तो कुछ मतलब नहीं हो बोलने का, आपका भी टाइम वेस्ट, मेरा भी टाइम वेस्ट। तो सीधा काम की बात करते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेन एग्जाम, इंटरव्यू। मैंने मार्क्स क्यों नहीं लिखे पता है? चलो मान लेते हैं ये मेरी पोजीशन है प्रिलिमिनरी की, ये मेरी पोजीशन है मेंस की, और ये मेरी पोजीशन है इंटरव्यू। उधर गया तो मेरा जॉब मिल गया मेरे हाथ में। बस ये 3 स्टेजेस मुझे पार करना है। तो वापस आ जाता हूँ प्रिलिमिनरी में। ये जॉब में कोई तो भी प्रॉब्लम लग रही है कि आपको एसपी बनने में कोई तो भी प्रॉब्लम है, कोई नुकसान है आपका, कोई भी बुराई निकाल सकते हो इस जॉब की? तो कौन नहीं करना चाहेंगे? सब करना चाहेंगे। पूरे भारत में लोग फॉर्म भरते हैं इसका, पूरे भारत से लोग फॉर्म भरते हैं। लगभग 10 लाख लोग हर साल अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, तो 10 लाख लोगों की एग्ज़ाम फेयरली कंडक्ट करना और बहुत अच्छे से उनको टेस्ट करना मुश्किल काम है। 10 लाख लोगों को एक साथ। तो यूपीएससी ने क्या प्लान किया? पहले अपन एक लगाते हैं फिल्टर, जो कचरा है, मतलब जो गार्ड है वो निकाल देते हैं। जो प्योर स्टडी करने वाले हैं ना, उनको सेकंड स्टेज में बुलाते हैं। या जिनकी अभी स्टडी नहीं हुई है प्रॉपरली, उनको थोड़ा रोक देते हैं। मेन स्टडी जिनकी हुई उनकी लेते हैं। तो पहली परीक्षा होती है बस क्वालिफाइंग परीक्षा, मतलब आपको ये परीक्षा पास हो गया तो मेंस में बैठने का मौका मिलेगा। आपकी मार्कशीट नहीं बनेगी पहले पेपर में, ठीक है, मार्कशीट बनेगी दूसरे और तीसरे लेवल। ये पहला जो परीक्षा है ये बस आपकी एंट्री टिकट है कि आप मेंस में बैठ सकें। ठीक है, प्रिलिमिनरी की वापस से बात कर लेते हैं। 2 पेपर एक दिन में होंगे। एक रहेगा जनरल नॉलेज का पेपर और दूसरा रहेगा कॉम्प्रिहेंशन या सीसेट जिसको फेमसली कहते हैं। हाँ, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। तो देखो प्रिलिमिनरी का कैसे 2 पेपर होते हैं, 2 पेपर एक ही दिन में, जनरल स्टडी और सीसेट। जनरल स्टडी में क्या होता है, पूरा जीके आएंगे आपको। ये 7 विषय दिख रहे हैं आपको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, जनरल साइंस और करंट अफेयर। ये 100 क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाएंगे और इसी के ऊपर से आपका डिसाइड होगा कि आपको अंदर लेना है या बाहर लेना है। और ये जो होता है ना, इसमें कहा जाता है कि आपको 33% मार्क लेने हैं, आप पास। लेकिन पास का में ये अगर पास होते हो तो ये पेपर चेक होगा और इसमें जो टॉप करेगा उसको मेंस में एंट्री मिलेगी।
कंफ्यूजन हुआ क्या? ठीक है, ये 200 मार्क का होगा, 66 मार्क जिसको मिल गए उसका ये पेपर चेक होगा। ये 200 मार्क का रहेगा, 200 में से जो सबसे ज़्यादा लेंगे ऊपर के 10,000 लोग, जितनी जगह निकलती है ना, फॉर एग्जांपल हर साल 1000 जगह निकलती है, तो लगभग 10 से 12 गुना लोगों को वो मेंस में बुलाते हैं। तो 1000 जगह निकली तो कितने लोगों को बुलाएंगे? 10,000। तो 10 लाख लोगों की मेरिट लिस्ट बनेगी, किसको 200 में से सबसे ज़्यादा है, तो ऊपर के 10,000 लोगों को मेंस में बुलाओ, तो वो पेपर ये वाला रहेगा। ठीक है, ये पढ़ना है। मुझे बताओ इसमें से कोई सब्जेक्ट आपके लिए नया है क्या? हिस्ट्री किसी ने अब तक सुना नहीं, ऐसा कोई है? पढ़ा भी है कि किसी ने पढ़ा ही नहीं हिस्ट्री, ऐसा कोई है? ज्योग्राफी, पॉलिटी, भारतीय संविधान, नागरिक शास्त्र जिसको अपन कहते हैं, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, जनरल साइंस। जनरल साइंस मतलब ये 10वीं तक का ही साइंस रहता है, और न्यूज़ में जब आती है ना, मिसाइल टेस्ट हो गई, इसरो ने रॉकेट लॉन्च किया, इस तरह की न्यूज़ ओरिएंटेड। जैसे अभी कोरोना वायरस है तो कोरोना वायरस, एकदम डीप वाला साइंस नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एकदम डीप में नहीं, थोड़ा ऊपर का जो 10वीं में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपको हो सकता है किसी को डर लगे, मैं तो कॉमर्स का हूँ, मैं तो आर्ट्स का हूँ, लेकिन 10वीं तक तो साइंस पढ़े, बस वही साइंस। ठीक है, और फिर है अपना करंट अफेयर, मतलब समझता है ना, 1 साल का जितना भी अपने देश में हो रहा है उसकी जानकारी, गवर्नमेंट की स्कीम से लेके तो इंटरनेशनल रिलेशन तक, ये पूरे 1 साल का करंट अफेयर और ये सब्जेक्ट, ये पढ़ के आपको एग्ज़ाम देनी है। और इसमें अगर आप अच्छा करते हो तो आपको बुलाया जाएगा सेकंड स्टेज में। ठीक है, ये प्रिलिमिनरी हो गया, आप क्वालिफाई, आपको बुलाएंगे मेंस में। ठीक है, मेंस में ये 5 दिन परीक्षा चलेंगी, उनके टाइम टेबल के हिसाब से 1-2 दिन वेरी हो सकते हैं। टोटल मेंस में 9 पेपर लिए जाएंगे, 9 क्वेश्चन पेपर रहेंगे, 9 सब्जेक्ट को अपन एक एक करके देखते हैं। 9 क्वेश्चन पेपर को अगर देखें तो एक रहती है इंग्लिश का पेपर, एक रहता है इंग्लिश का पेपर, एक कॉमन इंग्लिश। देखो यहाँ पे गड़बड़ कैसे हो जाती है ना, स्टूडेंट को लगता है कि इंग्लिश मतलब अपने को बहुत अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको काम चलाओ इंग्लिश आनी चाहिए। काम चलाओ इंग्लिश से समझना और बोलना, ऐसा नहीं कि आपको भारी भारी वर्ड लर्न होने चाहिए, भारी भारी इडियम्स आने चाहिए। ये पेपर क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसके मार्क्स काउंट नहीं होते, ये 2 विषयों के, ये 7 विषयों के काउंट होते हैं। इनको बस चेक करना है, तेरे को ट्रांसलेट करना आता है क्या, तेरे को लेटर लिखना आता है, बस इतना ही, सादे भाषा में। ठीक है ना, ये हाँ एक पॉइंट और बता देता हूँ, इंग्लिश के बारे में और कन्फ्यूज़न रह सकता है। ये पूरी यूपीएससी की परीक्षा आप हिंदी भाषा में दे सकते हो, पूरा पेपर। ठीक है, सिर्फ ये इंग्लिश का पेपर छोड़ दो, इसमें तो चेक करें ना, थोड़ी बहुत तो आ रही है। आपको अच्छा लगेगा कि कलेक्टर को इंग्लिश ही पढ़ना नहीं आ रही, पढ़ना तो आना चाहिए ना उसको कम से कम। ठीक है ना, भले ज़्यादा इंग्लिश में ना बोले चल जाएंगे, पढ़ना तो आना चाहिए। तो ये क्वालिफाई, ये सिर्फ इंग्लिश में देंगे, बाकी सब आप हिंदी में दे सकते हो, देना चाहते हो, और इंग्लिश में देना है तो फिर तो है इंग्लिश। ठीक है, वापस आ जाता है। इंग्लिश का एक छोटा सा टेस्ट होगा, छोटा सा बोलने से अच्छा आपको आती है कि इंग्लिश, वही चेक करेंगे, एकदम बहुत एक्सपर्ट नहीं। हाँ, दोनों में फ़र्क समझ रहा है ना। ठीक है, फिर एक लैंग्वेज कोई भी चूज़ करो आप, अपने भारतीय संविधान में जो लैंग्वेज मेंशन है, मराठी, हिंदी, तमिल वगैरह, जो भी आपको पसंद हो। ठीक है ना, कोई भी एक रीजनल लैंग्वेज, उनका कहना क्या है, ऑफिसर होना, एक तो भाषा आना चाहिए ना आपको इंडिया की। नहीं तो पता चला इंग्लैंड में पढ़ा बड़ा, भारतीय नागरिकता है, एक भी नहीं भाषा आती, हिंदी भी नहीं आती, मराठी भी नहीं आती, कुछ नहीं आती, सीधा IAS ऑफिसर बनेंगे और फिर इंग्लिश में ही बातें कर रहा है, ऐसा भी हो जाएगा। और आपको पोस्ट भी तो लोकल लोगों के साथ ही डील करना है, तो एक तो भी भाषा आपको आनी चाहिए, कोई भी लोग। ठीक है, एक भाषा, इसलिए मैंने सिर्फ लैंग्वेज लिखा। आपको हिंदी अच्छी लगती हिंदी लो, मराठी अच्छी लगती मराठी लो, कोई भी लो। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से मेन पेपर आपका शुरू होता है। आपको 2 ऐसे लिखने होते हैं, ऐसे थोड़े से अच्छे स्टडी करके, वुमेंस के ऊपर ऐसे लिखना है। फॉर एग्जांपल, तो इतिहास में वुमेन की स्थिति क्या थी, आर्थिक हालात वुमेंस के कैसे हैं, मतलब ये कैसा ना, ये स्टडी का पार्ट है, वो आपको टाइम टू टाइम समझ में आ जाएगा। लेकिन 2 ऐसे लिखना है जिसमें आपकी पढ़ाई की गहराई को नापा जाएगा, किस तरह से आप सोचते हो। ठीक है, ये सोच बनेगी, आज नहीं है आप। ठीक है ना, ये पढ़ने के बाद आएगा, जब शुरू करूँगे। नहीं तो अभी से डर जाऊँगे, सर मेरे को तो ये एंगल आता ही नहीं। पढ़ोगे, 1 साल तक पढ़ाई करोगे, तब वो एंगल्स क्लियर होंगे आपको। फिर उसके बाद आएगा पेपर नंबर पहला, फिर से इतिहास, फिर से ज्योग्राफी, फिर से पॉलिटी, फिर से इकोनॉमिक्स, फिर से एनवायरनमेंट, फिर से साइंस। ठीक है, फिर एक आता है इथिक्स। इथिक्स मतलब क्या है, आपको पता है अपने देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, करप्शन है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम करप्शन। अगर करप्शन नहीं होता तो अपन कहाँ तक पहुँचते। तो यूपीएससी ने यही बात आइडेंटिफाई किया और 2012 से उसने डाला कि लोगों को समझे कि ईमानदारी क्या होती है, लोगों को समझे कि वो जी क्यों रहे हैं।
ठीक है ना। जैसे उदाहरण के लिए वो पूछेंगे आपको कि फॉर एग्जांपल आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो यूपीएससी के, बीच में एक आदमी एक्सीडेंट से तड़प रहा है, उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं। अगर आप उसकी मदद करोगे तो इंटरव्यू छूट जाएंगे, अगर मदद नहीं करोगे तो वो मर जाएंगे। उस समय पे आप क्या करोगे? हाँ, तो जो भी है, जो भी आंसर उसका रहेगा। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा एग्जांपल, हैप्पीनेस मतलब क्या? इसका आंसर कोई बुक में मिल सकता है क्या? आपकी हैप्पीनेस मतलब क्या? वो पूछेंगे आपके लिए हैप्पीनेस क्या है। इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अपने बारे में खुद को जानने के लिए, क्या समाज में अच्छा है, क्या समाज में बुरा है, वो सोचने के लिए लगाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, टाइम के साथ होता है। तो जैसे मेरे लिए हैप्पीनेस फरारी कार चलाना है, तो आपके लिए भी वही होगा क्या? आपका सबका वैल्यू करेंगे ना। तो इस तरह के क्वेश्चन ये पेपर में रहेंगे। ये आप खुद से ही प्रिपेयर कर सकते हैं, ज़्यादा मतलब इस पर थोड़ी सी गाइडलाइन के साथ अगर आप पढ़ते हो तो हो सकता है ये प्रिपेयर। फिर आते हैं ऑप्शनल के पास। ये सबको पेपर देना है, 10,000 लोग जो बैठेंगे ना, सबको देना है। लेकिन ये वाला पेपर जो है ना, ये पेपर में कहा गया है कि आपको कौन सा विषय अच्छा लगता है आप चुनो। हम 40 की चॉइस दे देते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि 10वीं 12वीं में अपने साथ अन्याय कहाँ पे होता है, सबको सेम विषय दिए जाते हैं। कोई इंग्लिश में अच्छा रहता है, कोई मैथ्स में अच्छा रहता है, कोई दूसरे सब्जेक्ट में अच्छा रहता है। लेकिन फॉर एग्जांपल मान लो मुझे इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है और आपको मैथ्स बहुत अच्छे से आता है, और मैं बोलूँ कि अगर आपको वो जॉब चाहिए तो मैथ्स के ऊपर टेस्ट होंगे। अगर आपको वो जॉब चाहिए तो मैथ्स के ऊपर टेस्ट होंगे, तो मेरा नंबर लगेगा तो कभी आपका लग जाएगा। मतलब मैं गधा हूँ ऐसा हो जाएगा, मैं बुद्धू, राइट, मैं बुद्धू ऐसा ही हो जाएगा ना। लेकिन एक्चुअल में ऐसा है कि मेरा इंटरेस्ट वाला ही सब्जेक्ट नहीं था। इंटरेस्ट वाला होता तो शायद मैं अच्छा कर लेता। तो यूपीएससी ने इसी बात को आइडेंटिफाई करके उन्होंने कहा हम 40 की लिस्ट देते हैं सब्जेक्ट की, हर एंगल के सब्जेक्ट। आप बोलो कौन सा सब्जेक्ट चाहिए आपके, ग्रेजुएशन से लेके तो हर एंगल, एग्रीकल्चर से लेके तो जूलॉजी तक, मैथमेटिक्स तक, लॉ तक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हर एंगल। मतलब आप आपका ग्रेजुएशन कभी भी कनेक्ट कर सकते हो इसके साथ, ठीक है। इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करो। या फिर ये अच्छे नहीं लगते तो मराठी लिटरेचर, कोंकणी लिटरेचर, आपको किताबें पढ़ने का शौक होगा ना, इनमें से कोई सब्जेक्ट सिलेक्ट करो। जो भी सिलेक्ट करोगे सब्जेक्ट, ठीक है ना, उसके हम लेंगे 2 पेपर। सब्जेक्ट एक ही सिलेक्ट करना है, लेकिन पेपर कितने लेंगे वो 2, ठीक है, ताकि आपका जो इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट है उसमें आप गेन कर सको और अच्छा परफॉर्मेंस कर सको। ये 9 पेपर होने के बाद ये जो 2 लैंग्वेज को छोड़ दो, ये 7 पेपर जो है ये बनते हैं आपके 1750 मार्क के, ठीक है। 1750 मार्क का आपका ये टोटल बन जाता है। 1750 में से फिर से आ जाता है प्रीलिम्स, मेंस, 1750 में से, ठीक है, कितने लोगों ने एग्जाम दिया है मेंस? 10,000। इन 10,000 में से 3,000 लोगों को इंटरव्यू में बुलाना। तो कौन 3,000 रहेंगे? पास कौन होगा? जो 1750 में से टॉप 3,000 रहेंगे, नीचे वाले को लेंगे क्या वो? तो आपको आना है टॉप 3,000 में, और ये 3,000 लोगों का बाद में क्या होगा फिर? इंटरव्यू, ठीक है। एक पैनल बैठेगा, वो इंटरव्यू देंगे। और ये 3,000 में से कितने लोग पास होंगे फिर परीक्षा? 3,000 में से कितने लोग पास होंगे? 1,000। जगह कितने लोगों की? 1,000 की थी ना। फिल्म में 10 लाख में से कितने छाटे? 10,000 तक आ गए। इंटरव्यू में 3,000 में से 1,000। और फिर आपको जो भी आपकी जॉब है वो मिल जाएगी। जैसे आपको पता है फेमस IPS ऑफिसर विश्वास नागर पाटिल सर, इस तरह की जो भी आपकी जॉब है उस तरह से आपको अलॉटमेंट हो जाएगा। अगर आपकी जो 1,000 में आप आए हो, ठीक है ना, उसमें अगर रैंक बहुत अच्छी है तो आप IAS बनोगे, थोड़ी कम है तो IPS बनोगे, और कम है तो IRS बनोगे। ऐसे कम कम होते होते पूरे 24 सर्विसेज को बांटा जाता है, ठीक है। आइडिया क्लियर है यहाँ पर? थोड़ा बहुत हिंट आ गई आपको यूपीएससी क्या होता है? बस यही है यूपीएससी, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, अपन डरते क्यों है, इस एग्ज़ाम को मुश्किल क्यों मानते हैं? क्योंकि कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। दूसरी बात, ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं। नाम सुने आपने सब्जेक्ट के सभी? कोई ऐसा था, एक इथिक्स था, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ऑप्शनल तो आपकी चॉइस था। ऐसा कोई है जो आपको जमेगा ही नहीं सब्जेक्ट? रेयरली है, ठीक है ना। सब्जेक्ट सभी आसान है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? ये किताबें बड़ी बड़ी है। जैसे डांडी मार्च पढ़ना है, डांडी मार्च में ना समझ में लायक कुछ है क्या? गांधी जी यहाँ से निकले, अंग्रेजों के खिलाफ निकले, वगैरह वगैरह, ये चीज़ें अपने को पढ़ के समझ में आ जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये किताबें हैं इतनी थोड़ी सी बड़ी किताबें। तो ये बड़ी किताबों को पढ़ने के लिए चाहिए अपने को समय।
जितना ज़्यादा समय आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से अपना क्या हो जाएगा पढ़ाई होगी। फिजिक्स केमिस्ट्री इंजीनियरिंग वालों की पढ़ाई बहुत आसान होती है, इतनी सी किताब रहती है, बहुत बड़े बड़े हाई लेवल के कंसेप्ट रहते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो काम खत्म। लेकिन यहाँ पे ये इतनी बड़ी बड़ी किताब है, ठीक है ना, बड़ी तो थोड़ा सा ज़्यादा समय पढ़ना पड़ेगा। जैसे हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री वगैरह समझने में आसान है। हड़प्पा संस्कृति क्या थी, थोड़ा बहुत गाइडेंस के आप साथ कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आपने सुना होगा ना, यूपीएससी करने वाले, कलेक्टर बनने वाले बहुत घंटे तक पढ़ाई करते हैं, 14 घंटे 18 घंटे। तो पढ़ोगे ज़्यादा तो ज़्यादा चांसेस है आपके सक्सेस होंगे। आइडिया क्लियर है? बस मेहनत लगती है आपको, और लगनी भी चाहिए, क्योंकि आप जाओगे कहाँ पे, सीधा डिस्ट्रिक्ट संभालोगे ना, बॉस बनोगे ना सबके। जितने आप मेहनत करोगे ना, उससे 100 गुना आपको आउटपुट मिलेगा। मतलब वो होता है ना, मैंने इतनी मेहनत किया लेकिन पगार तो इतना सा मिल रहा है, ऐसा होता है ना जब लोगों के साथ। लेकिन लिटरली अगर आप ये स्टेज में मेहनत करोगे ना, उससे 100 गुना आपको मिलेगा। आप बोलोगे मेरी जितनी भी मेहनत थी ना, वो पढ़ाई की, यूपीएससी की पढ़ाई की, पूरी वसूल, जितनी रिस्पेक्ट मिलेगी। कभी आपको देखना हो तो कभी देख लेना, कैसे आईपीएस ऑफिसर का क्या, किस तरह का क्या बोल सकते हैं, टशन में रहते हैं, किस तरह का उनका पहनावा रहता है, किस तरह से उनका तामझाम रहता है, पूरा वसूल। लेकिन वही है, अगर आपको कुछ बड़ी चीज़ चाहिए तो उसके लिए रिस्क लेना पड़ता है, और यहाँ पे रिस्क है आपका समय। आपको अर्ली स्टडी करना पड़ेगा, 1-2 साल इसको स्टडी को जम के देना पड़ेगा, और जैसा सर ने कहा कि आपको दम लगा के लगेगा कि मेरे को चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना, तभी आपको मिलेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसको अगर मैं दूसरी भाषा में बताऊँ, अगर आपके पास किसी को आपने पैसे, फॉर एग्जांपल किसी से आपको पैसे मांगने, फॉर एग्जांपल मुझे मान लीजिए किसी से पैसे मांगने, मैं उसको बोलूँगा यार 2000 होने को दे दो, तो ऐसा बोलूँगा तो कितने चांसेस है वो देगा? मे भी डिपेंड करता है मेरा नेचर देखे, बाकी चीज़ें देखे वगैरह, लेकिन पैसे निकालना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मान लो कि मैं ऐसा समझ के चलूँ कि उसने मेरे 2000 उधार लिया था और मुझे वो चाहिए वापस, तब बोलने के तरीके में चेंज आएगा, मेरे पैसे दे, नहीं मुझे देना ही पड़ेगा, लगेंगे ना अपन उसके पीछे। वैसे आईपीएस ऑफिसर मुझे बनना ही है, मेरे समाज का भला करना है, मेरे घर का भला करना है, मेरा खुद का भला करना है, और मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना ही है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना ही है, और मेरे में सभी क्वालिटीज़ है, ठीक है ना। इस तरह का एटीट्यूड रख के जब आप पढ़ाई करोगे तब सक्सेस है। सिर्फ रिक्वेस्ट करोगे तो काम नहीं होगा, मुझे वो लाना ही है। वैसे ही होता है ना, ओलंपिक में भी जो गोल्ड मेडल के लिए संघर्ष करते हैं तो पूरी जान लगा के करते हैं ना, तो ये चलिए यार दौड़ लेता हूँ, मिला तो मिला, नहीं तो नहीं मिला, ऐसा करते हैं कि 2 राउंड क्या 4 राउंड मारेंगे, 10 राउंड मारेंगे, ज़्यादा मारेंगे, लेकिन मिला कर, वो एटीट्यूड है, ठीक है। तो फिर यहाँ इसके बाद एक स्पेशल बात मैं आपको बताऊंगा, आप में से गर्ल्स भी बहुत सारे हैं, तो गवर्नमेंट के हर एडवर्टाइजमेंट में ये लिखा जाता है कि हम गर्ल्स को थोड़ा स्पेशल प्रेफरेंस दें, क्योंकि आपको पता है गर्ल्स जो है अपनी आबादी का 50% तक है। लेकिन मैं आपको पूछूं कि भारत के अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए उसमें से कितनी गर्ल्स प्रधानमंत्री हैं? एक ही। अगर मैं पूछूं मुख्यमंत्री इतने सारे हो गए, कितने गर्ल्स मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के? 50% आबादी है तो 10 प्रधानमंत्री हो तो 5 प्रधानमंत्री गर्ल्स होनी चाहिए ना? नहीं है। अगर मैं आईएएस ऑफिसर की लिस्ट निकालूँ 100 आईएएस ऑफिसर की, कितनी गर्ल्स है? 2%, 5%, 10%। वो अपने आबादी के बराबर रिप्रेजेंट कर रही है खुद को। सरकार सबको बोलती है कि वुमन को बढ़ावा दो और खुद के घर में अंधेरा है। 100 में से सिर्फ 10 आईएएस ऑफिसर गर्ल्स है या 5 है, तो सरकार बोल रही है पहले मैं मेरा घर सुधारूंगा, तो वो बोल रही है गर्ल्स को हम स्पेशल प्रेफरेंस देंगे, आपसे एग्जाम फी नहीं लेंगे, आप इंटरव्यू में आएंगे ना तो 5-10 मार्क एक्स्ट्रा के दे देंगे, लेकिन आप आओ, ठीक है ना। महाराष्ट्र सरकार ने तो उल्टा और क्या कर दिया, रिजर्वेशन कर दिया। 1/3 जगह गर्ल्स के लिए रिजर्व रहती है, वहाँ को बॉयज़ को एंट्री ही नहीं है, ठीक है ना। तो गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा स्कोप है क्लास 1 ऑफिसर में, एमपीएससी में भी और यूपीएससी में, तो उन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए। वापस आ जाते हैं एमपीएससी की तरफ। जैसे अपन ने कहा था 2 सरकारें अपनी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो राज्य सरकार की लिए भर्ती जो लेती है वो एमपीएससी, ठीक है। एमपीएससी भी साल में ढेरों एग्जाम लेती है, ढेरों एग्जाम। उसमें से अपना जो टारगेट है वो है एमपीएससी राज्य सेवा, जिससे आपको इस तरह की पोस्ट मिलती है। नाम आपने सुना होगा डेप्यूटी कलेक्टर, डीवाईएसपी अभी अपन ने देखे, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स, ऐसे बहुत सारे। वीडियो बहुत लोगों ने सुना होगा जो ग्रामीण इलाके में रहते हैं,
ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तहसीलदार सुना है क्या आपने? हाँ। ये तहसीलदार बनता है वहाँ से, एमपीएससी से। यूपीएससी नहीं बनाता तहसीलदार, एमपीएससी बनाता, ठीक है ना। ये क्लास 1 की हो गई, ये क्लास 2 की हो गई। फिर से वीडियो, नायब तहसीलदार, बहुत सारे पोस्ट, कुछ नहीं भी सुने होंगे आपने, ये पोस्ट आपको मिलती है। अभी इसका सिलेबस भी है मेरे पास एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन सिंपल भाषा में अगर मैं इसको बताऊँ तो सेम सिलेबस है यूपीएससी के बराबर। बस 80% तक पूरा सिलेबस यूपीएससी से मैच करता है, 20% तक का फर्क है। जैसे ये भी परीक्षा 3 स्टेजेस में होंगी, प्रीलिम, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है। मार्क्स में डिफरेंस रहेंगे, चलो बता ही देता हूँ एक्सप्लेन करके। प्रीलिम्स में देखो फिर से जनरल स्टडी और सीसेट है, फिर से 7 सब्जेक्ट ये है और फिर से 3 ये, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद मेंस में अगर अपन आते हैं तो मेंस में देखो क्या है, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी था उधर यूपीएससी में भी। ये है भारतीय संविधान, पॉलिटी, ठीक है। ये है ह्यूमन, ये एक नया सब्जेक्ट है, बस यहाँ पे एक चेंजेस जो है ना एमपीएससी में, ये ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट है। ये भी थोड़ा सा आसान सा ही सब्जेक्ट है, पॉलिटी का भी कुछ हिस्सा है और इकोनॉमिक्स का भी। ये इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है, ठीक है। मराठी इंग्लिश, ठीक है। इसकी एक और एडवांटेज बात क्या है एमपीएससी की, यूपीएससी में आपको हाथ से आंसर लिखना है और एमपीएससी में आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है। 4 ऑप्शन दिए, एक टिक करो। ये सबसे आसान बात है एमपीएससी में। आइडिया क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये रहेगा और फिर आपका 100 मार्क का होगा इंटरव्यू, ठीक है। और इंटरव्यू होने के बाद आप इस तरह से सब मतलब डेप्यूटी कलेक्टर या अलग अलग ऑफिसर बन सकते हो। ये फ़ोटो इसलिए रखा हो क्योंकि ये भी जो ऑफिसर बने ये गरीब घर के थे, संघर्ष करके उन्होंने ये अचीव किया। लेकिन इनके और अपने में डिफरेंस ये है कि ये अपने गोल के प्रति क्लियर है और अभी से लग गया है। अपन अभी अपने को गोल क्लियर करना है, जो भी करना है, ठीक है। ये करो या कुछ भी करो, मैं ये नहीं बोलूँगा यही करो, ठीक है। जो भी करना है उसके पीछे लग जाओ और ये करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। इस तरह से तो बेसिक स्टडी, हाँ अभी एक्चुअली अगर किसी को करना है स्टार्ट, सर मुझे करना है स्टार्ट, तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला काम अपनी स्कूल की किताबें अपने को अच्छे से समझना आनी चाहिए। तो यूपीएससी की जो भी पढ़ाई करता है वो स्टार्ट करता है क्लास 6वीं की किताब पकड़ता है और 12वीं तक पढ़ता है उसको, ठीक है। मैं बुक की लिस्ट देके जाने वाला हूँ आपको, मैंने लाया वो पेजेस सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उस बुक की लिस्ट में कौन कौन सी किताबें आपको स्कूल की पढ़नी है। एनसीईआरटी का मतलब समझता है आपको क्या होता है, कोई बता सकता है? किसी को भी आइडिया? एनसीईआरटी सुना है क्या नाम पर? लेकिन क्या होता है एनसीईआरटी? हमारे सीबीएसई की बुक्स में आता है नेशनल काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, सीबीएसई की बुक्स में आता है। सभी ने स्कूल पढ़ी? सीबीएसई स्टैंडर्ड से ठीक है। हुई आप। स्कूल में 2 तरह की स्कूल होती है, एक अपनी होती है सीबीएसई, हाँ, स्टेट बोर्ड जो बोलते हैं ना वो अपनी बोर्ड है, वो अपनी किताब है। लेकिन आपको पता है सीबीएसई अच्छी रहती है, ठीक है ना। तो सीबीएसई मतलब ये है, सीबीएसई स्कूल वाली किताबें जो है ना वो है। देखा जाए तो अपनी स्टेट बोर्ड की भी सेम है और एनसीईआरटी भी, दोनों लगभग सेम है, लेकिन दोनों में फ़र्क है 19-20 का। पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो 19 वाले के साथ जाओगे कि 20 वाले के साथ? 20 वाले को करना है तो पूरे दम से करेंगे ना। आप स्टेट बोर्ड की भी किताबें पढ़ते हो जो आपके स्कूल में, आपके आजू बाजू में, रिलेटिव में, उससे भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर बेस्ट ऑफ द बेस्ट करना है तो फिर एनसीईआरटी की करो, ठीक है। पॉइंट समझ में आ रहे थे, कंफ्यूजन नहीं ना। 6वीं से लेके 12वीं पूरी लिस्ट में आपको दे दूंगा, अभी प्रिंट आउट लाया और सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा वो, ताकि आप अभी से स्टार्ट कर सकें। इसको फ्री में अवेलेबल है, ऑनलाइन भी फ्री में पीडीएफ अवेलेबल है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि एनसीईआरटी किताब पढ़ने से पहले, जैसा मैंने किया, आप ऐसी गलती नहीं करना। एनसीईआरटी किताब पढ़ने से पहले आप जो स्टेट बोर्ड्स की जो किताब होती है पहले वो पढ़ लेना, 5th से लेकर 12th तक के। आफ्टर दैट वो कंप्लीट हो गया आपका, जैसे उसमें इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, रीजनिंग्स हो गया, और भी सारे सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। वो कंप्लीट होने के बाद में फिर आप एनसीईआरटी हाथ लगाइए, फिर एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाता है आपका 6 to 12, देन उसके बाद में आप यूपीएससी की किताब। तो सर का कहना ये था कि आपको और आसानी हो, तो जो आपने किताब इससे पढ़ा आपके है, इससे आपके 60% आपके कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे। जो आपने पढ़ा है वो थोड़ा आपको जल्दी समझेगा, फिर एनसीईआरटी में जम करना आसान है। और एनसीईआरटी डायरेक्टली समझ में आ रही तो वो भी अच्छा है, लेकिन नहीं समझ में आ रही तो आप स्टेट बोर्ड की मराठी में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश जमता तो इंग्लिश में पढ़ो, उसमें भी स्टार्ट करो। सर क्वेश्चन है, हाँ जी जरूर। जैसे यूपीएससी का फॉर्म निकला है, हाँ तो मैं अभी एट द टाइम डाल रहा हूँ ये समय, तो मैं कितने अटेम्प्ट दे सकता हूँ एक मिनट, यूपीएससी का फॉर्म निकला है और आपको अटेम्प्ट देना है। हाँ, तो कितने अटेम्प्ट रहते हैं कैटेगरी वाइज?
सर इसके लिए एक्चुअली अटेम्प्ट रहता है कि आपकी कास्ट क्या है सबसे हाँ पहले। वही मैं हाँ। पूछना चाहता हूँ कि बाइफरकेट करके बताइए कि एससी कम्युनिटी को इतना चांस है, ओपन को इतना है, ओबीसी को इतना है। ओपन कैटेगरी के लिए कैसे सर, उसमें 21 साल से लेकर 30 तक का अटेम्प्ट है, उसमें 6 अटेम्प्ट रहेंगे। उसके बाद में ओबीसी के लिए 34 रहेंगे, 8 अटेम्प्ट रहेंगे। और एससी और एसटी जो है उनके लिए आप लाइफ लॉन्ग एग्जाम देंगे, लेकिन उनमें भी अटेम्प्ट रहते हैं। तो ओपन के लिए 6 अटेम्प्ट रहेंगे, 32 एज तक की है बस। उसके बाद में ओबीसी के लिए 34 है, और एससी और एसटी के लिए क्योंकि उसमें कास्ट है ना, तो फिर उसके लिए आगे रहता है। इसमें जैसे मेरे साथ में अभी जो करंटली एजाज अहमद, उनका 5 अटेम्प्ट ड्रॉप हो चुका था, लेकिन सर फाइनली उन्होंने 6ठे अटेम्प्ट के अंदर में इनकम टैक्स ऑफिसर बन के निकले, और माशाल्लाह मैं उनके साथ में मुलाकात भी किया। तो इसी तरीके से आप लोगों को भी मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, इसमें आपको इस एग्जाम में सब मैं बताना चाहूँगा, आपको झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। जैसे एक किताब है हमारे पास में, जैसे बॉटल है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे यार ये तो बॉटल है, पानी है, कोल्ड ड्रिंक है। तो आपको कैसे है कि झूठ नहीं बोलना है, किताब से आपको मजाक नहीं करना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। तो किताब ही आपका भविष्य बनाएंगे। तो किताब से अगर आप मोहब्बत करोगे, आप आगे तक के जाओगे। हाँ, आपको जैसा हम सीढ़ी चढ़ के आए हैं, तो अभी हमने काउंट किया था कितनी स्टेप्स है, लेकिन बट मैं काउंट करके आया हूँ, है ना। लेकिन मैं आपसे सवाल करूँगा तो आप नहीं बता पाओगे। तो कैसा है, हमको स्टेप बाय स्टेप चलना है, जैसे अभी सर ने बताया है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। हो सकता है हमको 6ठी स्टेप के अंदर में हमारे को ऐसा आ सकता है कि नेगेटिव सोच हो जाए हमारे को, जैसा मैं बताया आपको, होता है, ऑब्वियसली होता है कि यार जर्नी तो बहुत बड़ी है, कोई ना का नहीं होगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, यानी कि सब्र रखना पड़ेगा, आप सक्सेस हो जाएंगे। डेफिनेटली सक्सेस तो हर कोई चाहता है। और आज से आप मेरे हिसाब से सर जैसा बोले, आप प्लानिंग करिए, प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। कुछ भी काम करना है आप प्लानिंग करिए, और लगभग मेरे हिसाब से आप 8 घंटा तो पढ़िए, 8 घंटे। जैसे मैं 18 आवर्स पढ़ता था, तो 18 आवर्स ये ऐसा नहीं है कि आपको पहले 2 घंटा पढ़ना पड़ेगा, फिर 2 से 4 बढ़ाना पड़ेगा, 4 से 6 करना पड़ेगा, 6 से 8, फिर 10, 12। एकदम से आपको बोलूँगा कि अभी आप बैठ जाइए 10 घंटा, तो इम्पॉसिबल है। आइडिया आपको आ गया होगा। तो एनसीईआरटी पढ़ना है या फिर स्टेट बोर्ड की किताब, यहाँ से आपको शुरुआत करनी है। और आपके क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया कि कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं। अभी तक आपने एक भी अटेम्प्ट नहीं दिया, ठीक है। तो एज शुरू हो जाती है 21-22 के आसपास शुरू हो जाती है, और ओपन के लिए है 32, ठीक है। अगर आप ओबीसी के हो तो प्लस कर देना है 3। सर एफपीएससी एक मिनट, पहले यूपीएससी का क्लियर कर देता हूँ, आपके ऊपर जो है 32, ठीक है। अब आप एग्ज़ाम कब तक दे सकते हो, ओपन के बिलोंग करते हो ना, एससी का मतलब एससी के हिसाब से 32 तक ओपन के लिए, फिर +5 करना है एससी एसटी के लिए। तो आपकी एज लिमिट है 37, ठीक है। 37 तक आप अटेम्प्ट दे सकते हो, जितने भी आपको देने हैं। लेकिन 38 के होने के बाद भी एग्ज़ाम देना है बोलूँगा तो नहीं, ठीक है। दूसरी बात, अटेम्प्ट कितने होते हैं ओपन के लिए, तो 6, ओबीसी के लिए 9, और एससी एसटी को एज लिमिट है, ठीक है। सभी को ग्रेजुएशन कंपलसरी है। अगर आप फाइनल ईयर की एग्ज़ाम दे रहे हो तब भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो। प्रीलिम निकालने के बाद तब तक आपका रिजल्ट आ जाता है, तो मेंस के बाद आप डिग्री सबमिट कर सकते हो। तो अपीयरिंग में भी अभी भी कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, सर मुझे देना है, तो दे सकता है, ठीक है। 100 रुपये एग्ज़ाम फॉर्म के होते हैं, गर्ल्स को और जनरली एससी एसटी को फ्री होता है एग्ज़ाम, ठीक, उससे ज़्यादा खर्चा नहीं होता। और कोई डाउट है कि आगे बढ़े, ठीक है। एनसीईआरटी खत्म करने के बाद जैसे मैं मेरे स्टूडेंट को क्या पढ़ाता हूँ, 10 किताबें पढ़ने से अच्छा, टॉपर्स का फॉर्मूला क्या था, 10 किताबें पढ़ने से अच्छा एक ही किताब पढ़ो, लेकिन उसको 10 बार पढ़ो, ठीक है। तो 7 सब्जेक्ट में से मैंने क्या किया, मेरे स्टूडेंट को पढ़ाते वक्त हर एक सब्जेक्ट की सबसे बेस्ट बुक जो है उसको सिलेक्ट कर लेने का। जैसे इंडियन पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत बेस्ट है, ठीक है। इसमें से ज़्यादा कवर होता है, इसको क्वेश्चन कवर होते हैं। तो इस किताब को चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर लास्ट तक पढ़ाता हूँ। वैसे ही आपको करना है, किताब पकड़नी है, खरीद लेना है, मैं लिस्ट दे दूँगा, पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक है। और ये 7 किताबें पढ़नी है, साथ साथ में करंट अफेयर करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है, और अभी से अगर कोई हैबिट आपको लगानी है, ठीक है ना, अगर आपसे अभी से तैयारी करनी है तो रोज़ का न्यूज़पेपर पढ़ना ट्राई करना। किसी को पढ़ना अच्छा नहीं लगता तो कम से कम
न्यूज़ आधे घंटे की न्यूज़ सुनना, ठीक है। शुरुआत में कुछ भी नहीं समझेंगे, लेकिन 2 महीने 4 महीने बाद पूरा क्लिक हो जाएगा। सास बहू की कहानी भी क्या इंटरेस्टिंग होगी, उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ होती है कि नहीं, ठीक है। लेकिन बस इंटरेस्ट देखो, बाकी की चीज़ें देखोगे कोई फ़ायदा नहीं आपको फ्यूचर में। IPL देखो, कुछ देखो, वो मत देखो नहीं बोलूँगा मैं, समय है तो देखो, लेकिन ये मस्ट है। रोज़ मेरे को खाना खाने से पहले या दिन सोने से पहले मेरे को एक न्यूज़ देखनी है। आजकल तो यूट्यूब भी है, आप फ्लैशबैक में भी जा सकते हैं ना, यूट्यूब में पता होगा आपको, DD न्यूज़ का भी यूट्यूब पे चैनल है, राज्यसभा TV भी एक अच्छा चैनल है, उसको रोज़ हैबिट डालो। आज डालोगे ना, जो 12वीं में अभी उनको बता रहा हूँ स्पेशली, आप ग्रेजुएशन के 2nd ईयर तक आने तक पूरे क्या बोल सकते हैं ना, आपका एप्टीट्यूड तैयार हो जाए UPSC करने के लिए। आपको देश कैसे चलता है वो समझ में आ जाएगा। अगर वो समझ में आ गया ना तो आपने अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया? तो ये हैबिट मस्ट है, ठीक है ना। ये कितनी भी किताबें पढ़ लो, लेकिन करंट अफेयर आपका नहीं है ना, UPSC आपके लिए है ही नहीं, लिटरली है ही नहीं, सीधी सीधी बात। बाकी सब्जेक्ट में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे, लेकिन करंट अफेयर में पूरा पेपर करंट अफेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये है। तो AMI UPSC MPSC की तरफ से सर का बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्होंने ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किए। थैंक यू सर। और स्पेशली इसलिए भी थैंक यू कि सर का कोई भी मोटिव, कोई भी एजेंडा नहीं है, वो आपके लिए एफर्ट ले रहे हैं, ठीक है ना। मैं लिटरली इंटरेस्ट हूँ सर के मेहनत से और सर की पंक्चुअलिटी से। बराबर टाइम पे उन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किया, सभी अरेंजमेंट राइट ऑन टाइम उन्होंने की है। मैं बहुत सारे गाइडेंस प्रोग्राम में जाता हूँ, लेकिन वो टाइम पे होते नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन सर का काम बहुत ही परफेक्ट है और सर को बहुत सारे लोग नवाज भी रहे। और मैं भी सर मानूंगा आपको कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो मैं मेरे इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ सर। तो अपना जो देश है, अपन जो रहते हैं अपने देश में, हर एक कोई अपनी अपनी फैमिली देखता है, ठीक है ना। अपने देश को चलाने के लिए भारतीय संविधान है और संविधान के हिसाब से अपन चलते हैं। अपन अपना समाज कब बना पाएंगे, जब अपन एक दूसरे के लिए काम करेंगे। सिर्फ अपना घर देखेंगे तो समाज नहीं बनेगा, और समाज स्ट्रांग होगा तब जाके अपन अपना एक देश बहुत अच्छा बना पाएंगे। से है तो वो बिल्कुल स्टेट बोर्ड की भी किताबें पढ़ें तो ज़्यादा आसान है, तो आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से। फिर उसके बाद मैंने मेन किताबों का नाम दिया है जो आपको UPSC में पढ़नी चाहिए, NCERT होने के बाद, तब आपको जाके वो किताबें समझेगी। फिर उसके बाद मैंने लिस्ट दिया, जैसे अपना मेन ऑब्जेक्टिव से क्या था, गवर्नमेंट जॉब पाना, ठीक है। स्पेसिफिकली अपने क्लास 1 की बात की, लेकिन कौन कौन सी एग्जाम होती है लोगों को यही नहीं पता एग्जाम कौन कौन सी है। तो मैंने एग्जाम की लिस्ट दी है जिसमें आपको जनरल नॉलेज पूछा जाता है, सबसे लास्ट वाले पेज पे, ठीक है ना। सबसे लास्ट वाले पेज में एग्जाम की लिस्ट दी हुई है, राइट। तो आपको हर एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए इस एज में। अगर नहीं पता है तो आप रॉन्ग डिसीजन ले रहे हो, ठीक है ना। सब ऑप्शन पता होने के बाद चूज करना पड़ेगा ना। जब अपन कॉलेज भी सिलेक्ट करते हैं 10वीं के बाद, 12वीं के बाद, तो पूरे शहर के कॉलेज पता करते हैं ना कि बस ये कॉलेज दिखते हैं, चलो चले जाते हैं। ऐसा किए तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वो मैंने लिस्ट दे दी है। कोई भी कन्फ्यूजन रहा तो सही है, जॉब अलाउड फाउंडेशन की तरफ से आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए। मैं कभी भी आपको निराश नहीं करूँगा, मुझे अच्छा लगता है गाइडेंस करना, तो डेफिनेटली मैं आपको डेफिनेटली एंटरटेन करूँगा हर एंगल से जितना भी पॉसिबल है, ठीक है। तो अभी ये सेशन तो मेरा बताते हो गया, किसी के कोई भी डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। मैं जो भी क्वेश्चन हो आपके दिमाग में मन में वो पूछिए आप, बहुत अच्छा मौका किसी है। ने MPSC के लिए पूछा। MPSC की एज लिमिट, हाँ राइट, सॉरी मैं भूल गया था, थैंक यू। MPSC की एज लिमिट जो है ओपन के लिए 38 है, हाँ 38 साल का, 38 है। ये इसमें PSI भी आ जाएगा ये PSI की PSI की छोटी काम है क्योंकि उनको रनिंग वाला काम होता है, लेकिन आप अगर डिवाइस की बोलोगे तो 38, ठीक है। थोड़ा कम है उसकी, 25 के आसपास है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं अभी, क्योंकि PSI का काम है। MPSC की 38 है ओपन की, और SC ST OBC तीनों +5 है, OBC +5 मतलब 43, ठीक है। 43 के एज तक दे सकते हैं। तो बहुत सारे मेरे पास स्टूडेंट ऐसे भी है जो मैरिड वुमन है, तब तो उनको नहीं समझा, लेकिन जब मैरिज होने के बाद उनको लगा कि यार लाइफ कितनी नहीं है, अपने को और आगे बढ़ना चाहिए, बच्चे होने के बाद भी उन्होंने क्लास ज्वाइन करके स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो MPSC बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बाद में भी खुद को संभाल जो भी है अपने अपने हिसाब से सभी लोग अपना अपना करियर चूज कर सकते हैं। मेरा काम है इंफॉर्मेशन है।
और एक क्वेश्चन मुझसे एक लड़के ने पूछा है कि वो महाराष्ट्र की रहवासी नहीं है लेकिन एमपीएससी की एग्जाम देना चाहती है, बराबर। मराठी आता है उसे, हाँ बट प्रॉपर महाराष्ट्र में नहीं, उसमें स्टडी नहीं आनी थी, हाँ। यूपी की है, तो एमपीएससी की एग्जाम वो दे सकती है। हाँ देखिए वो दे सकती है, क्योंकि अगर आप एमपीएससी की एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया देखोगे तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। अपना भारतीय संविधान भी कहता है कि हम रीजनल बेसिस पे बस गवर्नेंस के लिए हैं। ये कोई देश नहीं है महाराष्ट्र, ये कोई देश नहीं है पंजाब, ठीक है ना। हम पूरा सभी को है भारतीय। चक दे इंडिया मूवी देखा है ना आपने, आते हो आप तो इंडियन, तो हर कोई दे सकता है। बस उनकी एक ही कंडीशन है कि मराठी लैंग्वेज का जो पेपर है वो क्लियर करना पड़ेगा, और फॉर्म भरते हो डोमिसाइल लगता है। डोमिसाइल मतलब क्या होता है, वो नागरिकता नहीं है, मतलब आप 10 साल से यहाँ पे रह रहे हो वो वगैरह लग सकते हैं डोमिसाइल। अगर वो बन जाए उनका तो फिर कोई इशू ही नहीं। अगर से उसकी शादी हुई और वो महाराष्ट्र में आने के बाद तकरीबन 3-4 साल ही हुए भी, मराठियों से आगे 3-4 साल में, हाँ तो क्या वो अप्लाई कर सकते बिल्कुल कर सकते हो। बस कंडीशन ये रहेगी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना लो याद से। अगर बन गए तो वो दे रहे, बन गए तो कोई भी प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम आता है तो कल से कॉन्टैक्ट करना। हैं? और ओपन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जिसने बिल्कुल graduation चलेगा, किया वो भी बिल्कुल कर सकता है। चलेगा। ये सर ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। ओपन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, रेगुलर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, और आप बाउंड्री पे पास होने वाले सुने होना आपने कितना परसेंट लगता है एमपीएससी ग्रेजुएशन में पास होने के लिए? 40% जनरली होता है, ठीक है ना। 10वीं में 35% होता है। अगर आप 41% लेके भी हो ना तब भी आप यूपीएससी दे सकते हैं। 40% के साथ भी पास हो तो भी दे सकते हैं, कोई परसेंटेज का लिमिटेशन नहीं। बाकी एग्जाम में होगा तो फर्स्ट क्लास चाहिए, 60 अबो चाहिए, 45 अबो चाहिए, कोई लिमिटेशन नहीं। 41% में होकर तब भी आप दे सकते हो। 8 बार फेल होके भी दे रहे हो ना, ग्रेजुएशन कंप्लीट करो ना तब भी दे सकते हो। किसी किसी को लगते हैं 5 साल 6 साल वगैरह तब भी दे सकते हो। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो जॉब के साथ साथ कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं, बराबर। तो एमपीएससी यूपीएससी के लिए अगर से कोई ऐसा कर रहा है तो उसे क्या क्या सजेशन दूंगा? पूरा फोकस वो अपनी पढ़ाई पे करे या जॉब के साथ साथ ये भी कर सकते? राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही प्रैक्टिकल है, और इससे बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। क्योंकि अपना जो समाज होता है, मतलब अपन जिस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उसमें अपन आर्थिक हालात इतने अच्छे नहीं होते कि लड़का ग्रेजुएशन के बाद ज़्यादा दिन तक पढ़ाई नहीं लगे, उसके ऊपर घर की जिम्मेदारी होती है। तो उस समय पर मजबूरी में बहुत सारे लोगों को जॉब करना पड़ता है। तो पहला तो ऑप्शन यही है कि आप फुल टाइम प्रिपरेशन करो। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट को 1 साल तुम अच्छे से पढ़ाई करो। मतलब मैं मेरे कंटेक्स में बोलता हूँ क्लास पूरे 1 साल अच्छे से करो, जिसमें मैं यूपीएससी क्या होता है, कैसे पढ़ना है, वो सभी चीज़ें क्लियर कराता हूँ। एक बार आपको रास्ता क्लियर हो गया ना, फिर आप जॉब करो, 2 घंटा पढ़ो, 4 घंटा पढ़ो, जैसा हो। लेकिन आपको कुछ भी है पता नहीं, गाइडेंस ही नहीं है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 1 साल अगर आप पढ़ाई करके प्रॉपर ट्रेनिंग लेके, जैसे सर हो गए उनके गाइडेंस में या किसी के भी गाइडेंस में आप 1 साल निकाल लेते हो, तो ये कैसा होता है ना, यूपीएससी एक जंगल की तरह, आपको उधर का दिखता ही नहीं कैसे करें। तो ये जो गाइडेंस करने वाले होते हैं ना, एक रोड रोलर की तरह काम करते हैं, वो पूरा रास्ता बना के देते हैं, एक बड़ा सा रास्ता। फिर आपको उसमें तेज फर्राटेदार गाड़ी चलानी है, तो आपकी मेहनत है, उससे आप पार निकल जाओगे। तो शुरुआत अगर आपको करनी है तो बेटर रहेगा फुल टाइम करो, 1 साल तो हो, फिर उसके बाद पार्ट टाइम जॉब करके भी आप कर सकते हो। और नहीं तो ऑप्शन है तो फिर पार्ट टाइम तो करना ही पड़ेगा, करना ही है तो करना ही पड़ेगा।